सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर शायद पाकिस्तान में कभी किसी ने काम नहीं किया, एंड आई एम द ओनली सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान। आपको AI में अपना पार्टनर नज़र आता है जिसके साथ आपका एक लव रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है। देखिए पाकिस्तान में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शायद इतने ज़्यादा नहीं है जितना मैं समझती हूँ कि यहाँ पे लाइल्मी एक बड़ा प्रॉब्लम। सेक्स हमारा नीड है, एक बेसिक नीड्स में से एक अहम नीड है। पोर्नोग्राफी जो है मैं ये समझती हूँ इट इज़ रियली ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। मतलब लोग कितनी गंदी बातें करते हैं। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको टैबू से हट के भी देखना चाहिए। थूक का इस्तेमाल आदमियों के स्पर्म्स को किल करता है। जैसे मार्केट में प्रोटेक्शंस भी यूज़ करिए, फ्लेवर प्रोटेक्शन, ये यूज़ करना सेफ़ है, उसके क्या डैमेजेस आते हैं बाद में? बहुत यंग लड़कों में भी मैं देखती हूँ कि इवन इरेक्शन के और टाइमिंग के इश्यूज जो हैं वो आते हैं। जब कपल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट दोनों की किस टाइम, फीमेल बहुत देर बाद उसका ऑर्गेज़म डिस्चार्ज होता है। आदमियों के दिमाग में ये चीज़ फंसी हुई है ना बेसिकली कि जी वर्जिनिटी जो है वो ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो जब आपने बहुत टाइट किस्म के ब्रास पहने हुए होते हैं तो आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। डेड रिलेशनशिप्स को बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हुआ है, वी रिकनेक्ट दैम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीश आफ्ताब। हमारे मुआशरे में कई ओल्ड ट्रेडिशंस डेवलपमेंट और अवेयरनेस की राह में रुकावट हैं। यही रवैया हमें मेडिकल और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी नजर आता है। नौजवान बच्चे, बच्चियों और ख़वातीन के जहन में ये डर बिठा दिया गया है कि सेक्स रिलेटेड एजुकेशन और सेक्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जबकि आज मॉडर्न दुनिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से ही स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी को किन चैलेंजेस का सामना है और स्पेशलिस्ट हमें इस पर क्या गाइडेंस देते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे अपनी गेस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब से, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? पहले तो आपको वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। जैसे कि आपने बहुत सेंसिटिव फील्ड चूज़ की और एज अ खातून इस फील्ड को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने खुद ही बता दिया कि एज ए खातून इसको लेके चलना बहुत मुश्किल है और इट्स बिन लाइक मोर देन 8-9 years. I'm still facing a lot of criticism, abuse और life threats. Yes. हौसला अफजाई भी होती है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म ही होता है? नहीं, बहुत हौसला अफजाई होती है। और हौसला अफजाई तो ख़ास तौर पे जब क्लाइंट क्लिनिक के ऊपर आके ये बात कहते हैं कि जी आपकी वीडियो सुन के ये हिम्मत हुई कि हम आपसे बात कर सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ करेज कि येस आई एम सर्विंग व्हाट आई वाज इंटेंड टू। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मगर क्रिटिसिज्म भी उसके साथ साथ। सोशल बैकफ्लैश भी मिलता होगा, बहुत उसको आप किस तरह हैंडल करती हैं? शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि शुरू में जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो आई वाज लाइक अच्छा मैंने ये काम करना है और स्टार्ट भी कर दिया। तो कई दफ़ा अपना चैनल डिलीट किया, दोबारा से शुरू किया, क्योंकि इतना ज़्यादा सुनने को मिलता था कि वो हिम्मत नहीं होती थी चीज़ों को फेस करने की, भी नींद नहीं आती थी सारी सारी रात के। मतलब लोग कितनी गंदी बातें करते हैं, कितना गंदा क्रिटिसिज्म करता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फैमिली की भी सपोर्ट साथ थी, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हिम्मत में आना शुरू हो गई कि ये तो होना ही है। फिर बहुत सारे टाइम पे आपको अपना मज़हब जो है बहुत एक हिम्मत भी देता है कि अल्लाह के बंदे जब इस पे निकल पड़े हैं तो फिर जब जिम्मेदारी ले ली है तो फिर इसमें आने वाले रास्ते में जो परेशानियाँ उसको भी आपने फेस करना है। तो बस अल्लाह पे तवक्कल करके आई वाज लाइक कि ठीक है देखा जाएगा जो भी। देन आई फेस्ड अ लॉट ऑफ लाइफ थ्रेट्स, मेरे फैमिली को और मुझे भी, तो उसको भी फेस किया। शुक्र है खुदा का कि उसने बहुत सारी चीज़ों में बहुत महफूज रखा। इवन आई सेक्रीफाइस माई सोशल लाइफ। बिल्कुल, बोल्ड लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं और वही आगे लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड पायनियर। मैं यानी सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर शायद पाकिस्तान में कभी किसी ने काम नहीं किया, एंड आई एम द ओनली सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान। अब ये जैसे सेक्स एजुकेशन, यहाँ जो लोग आपके पास इलाज के लिए आते हैं, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है उनके पास सेक्स एजुकेशन के हवाले से? सेक्स एजुकेशन के मुतालिक जो मिसकंसेप्शन है देयर आर अ लॉट, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो हमारे मुआशरे में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरा जो है ये एक शायद अल्लाह ताला माफ़ करें या मे बी लोगों को ये लगता है कि शायद गैर इस्लामी तालीम जो है वो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही वो चीज़ है, यही लोगों के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों को इसके बारे में समझने से जो है वो कासर रखे हुए हैं और इस पे बात नहीं हो पाती। और क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल, एक ट्रेंड बंदा इस पे बात कर रहा है, आप उसको इतनी गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, लाइफ थ्रेट दे रहे हैं, तो एक आम बंदा बेचारा क्या बात कर सकता है इसके बारे में।
तो बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ एक ही उन लोगों को लगता है कि जी ये इस्लाम में शायद ये चीज़ इस तरह से नहीं है, जबकि आई एम श्योर मैं तो लोगों को कहूँगी कि आप इस्लाम को, आप कुरान को जो है वो ज़रूर पढ़िए। उसके आपको हर पारा जो है वो आपको एक तालीम देता है, लेकिन सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह नूर में जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन किस तरह से इन्फोर्स की गई है। हैज़ के बारे में आप और मैं तो पहले से नहीं जानते थे, बट कुरान हैज़ टोल्ड अस कि हैज़ क्या चीज़ होती है, कितने दिन के लिए वो चलता है, उन दिनों में औरत ने क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, आदमी ने कितने उससे परहेज़ कर, ये कुरान ने बताया है। तो यही एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है जिसको हम बार बार इन्फोर्स करते हैं कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी आती हैं, माएँ अपनी चीज़ों को बताती हैं कि जी कैसे ये ट्रॉमा था उनके लिए कि आप स्कूल गए हुए हैं और आपको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ना आपके उस्तादा ने बताया, ना आपके कारी ने या मौलमा ने बताया, ना आपकी माँ ने इस बारे में आपको ट्रेन किया कि जी ये एक नॉर्मल स्टेज है आपकी लाइफ की जिसमें से आपने गुजरना है और आपने इसको इस तरह से हैंडल करना है, इसके बारे में परेशान नहीं होना। तो ये चीज़ें लोगों को समझने की हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि इसके लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा इसको सुन भी सके और उसको समझ भी सके और उसके ऊपर लोगों को शर्म उस तरह से महसूस ना हो। अच्छे मुनासिब अल्फाज में, और वो अच्छे मुनासिब अल्फाज ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में लोगों को इसलिए नहीं आते कि उनको किसी ने कभी सिखाए नहीं, कभी इसने बात नहीं की। हम एज पेरेंट्स भी इवन अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास, माँ बाप के पास खुद ही नहीं है बताने को कुछ कि वो क्या बताएं अपने बच्चों को। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि अब क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं जो कि हम एज के हिसाब से करते हैं। मसलन 1 ईयर का बच्चा जो है उससे लेकर 2.5-3 साल के बच्चे के लिए एक हम उसके पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि उन्होंने इस स्टेज के ऊपर बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, उसकी पॉटी ट्रेनिंग कैसे करवानी है, उसकी जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है इसको कैसे गुजारना है बेहतर तौर पे कि उसके दिमाग में कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड जो है वह ना हो। बचपन आपका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, आपकी बचपन की लर्निंग जो होती है आपकी बाकी की सारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है, वो अच्छी हो या बुरी हो। सो हम एज वाइज माँ बाप की ट्रेनिंग करवाते हैं कि उन्होंने मतलब टीन्स के जो उनके बच्चे हैं उन्होंने उनको किस तरह से एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देनी है, जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से, और उससे पहले हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि आप खुद फेमिलियर हों, आप खुद इसके साथ ईजी हों कि आपने ये अपने बच्चे को बताना है। देखें, हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि इसके बताने से क्या सेक्स अब्यूज़ कम हो जाएगा। नहीं कम होगा, मगर एटलीस्ट आपका बच्चा उस ट्रॉमा में नहीं जा पाएगा, वो आपको आके बता सकेगा, वो अपने आप को बचा सकेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकेंगी। वो खुद किसी को बैड टच नहीं करेगा, वो खुद ना किसी को करने देगा ना खुद करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका बच्चा बहुत नॉर्मली उस चीज़ में से जो है वो गुजर जाएगा। एंड देन अगेन अगर आप नहीं सिखाएंगे ना, लेट मी टेल यू, ये माशरा उसको सिखाएगा, सोशल मीडिया उसको सिखाएगा, पोर्नोग्राफी, फिर आप कहेंगे कि ओ माय गॉड अब क्या हुआ। तो फिर आप उस सिखाने को रोक लें अगर आप रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक मुनासिब तरीके से ये तालीम नहीं दी जानी चाहिए, इसको सोशल मीडिया ट्रेन करे, इसको उसके दोस्त ट्रेन करें, तो गो अहेड करें। आप उसकी तबाही बहुत जल्दी देखेंगे और देख रहे हैं। अभी मैंने अपना एक एडवांस सेक्स थेरेपी में एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी से कोर्स ख़त्म किया एंड आई वाज, मतलब मेरे लिए वो एक शॉकिंग चीज़ थी कि हम अभी बहुत पीछे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि जी अब लोगों के जो डिजिटल रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह के हैं, डिजी रिलेशनशिप, डिजी सेक्सुअलिटी क्या है पूरी दुनिया में इस वक्त। और इवन पाकिस्तान में जब वहाँ पे डिस्कशंस चल रही थी, पूरी दुनिया के सेक्स थेरेपिस्ट बैठे हुए इसको डिस्कशन को कर रहे थे और आई वाज थिंकिंग कि अच्छा पाकिस्तान में ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, पाकिस्तान में हम लोग चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। एंड वो बात कर रहे थे और मैं रिलेट कर रही थी। जब मेरा फलां क्लाइंट आया तो उसने भी मुझे कहा कि मेरा एक रिपोर्ट, मेरा दोस्त है, उसने भी मुझे, एक लड़की आई उसने कहा कि जी मैं AI में मैंने अपना एक फ्रेंड जनरेट किया और मैं उससे बातें करती हूँ। एक और बच्चे ने कहा कि हमें जो है वो मेरी कोई बात और सुनता नहीं है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड बनाया हुआ, मैंने AI जनरेटेड है, मैं उससे बातें करता हूँ। सेक्स जो है वो आपको टॉयज आ गए, टॉयज तो छोड़ दें, वो तो एक बड़ी पुरानी बात है। आप देखेंगे पार्टनर्स जो हैं अब आपके रिबोट्स होंगे जिसके ऊपर आपको नज़र आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें, आपको AI में अपना पार्टनर नज़र आता है जिसके साथ आपका एक लव रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है। थिंक ओवर इट कि आप कब तक ये बातें करते रहेंगे कि जी नहीं नहीं नहीं, तो फिर देन फेस द रियलिटी। फिर आपको समझ आना चाहिए कि आपके माशरे में इतना गंद क्यों है। इसी वजह से है कि आप बात नहीं करते हैं, आप सही बात के बारे में भी बात नहीं करते। गलत बात तो करनी ही नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, बट यू इवन डोंट टॉक अबाउट द फैक्ट्स। वो बच्चा जिसको
उसकी किताब में मेंशन है, कुरान में मेंशन है कि बच्चा कैसे बनता है। 9 मंथ्स औरत जो है अपने किन स्टेजेस से गुजरती है, बच्चा बनने का अमल क्या है। तो वाई यू आर सेइंग कि जी ये हमारी तालीम नहीं है, हम इसको दे नहीं सकते, हम इस पे बात नहीं कर सकते। वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती बात? मैं तो क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम से डील करती हूँ तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मगर जब आप बात करेंगे कि ये चल रहा है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, लोगों को हेल्प करने की ज़रूरत है, आपको फ़ौरन आगे से कोई ख़ास तबका उठ के आपको सुनाना शुरू कर देगा, गालियाँ आपकी फैमिली के लिए लाइफ थ्रेट्स बन जाएंगी, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की, बहुत सी बच्चियों को नहीं पता होता, इसमें बहुत से मिथ भी हैं कि जब पहले 3 डेज आपको सर नहीं धोना, तो क्या वाकई रियलिटी है कि ये मिथ ही है? बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। पाकिस्तान में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शायद उतने ज़्यादा नहीं है जितना मैं समझती हूँ कि यहाँ पे लाइल्मी एक बड़ा प्रॉब्लम है, झूठी बातों पे एतबार करना एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हर नॉर्मल बात को एक एबनॉर्मल बात बना के जो पेश कर दिया जाता है, जिसमें से एक मसला ये है कि औरतों को ये सिखाया जाता है कि जी पीरियड्स के दिनों में उन्होंने नहाना नहीं है, सर नहीं धोना है। अब हालांकि सफाई सुथराई आपके साथ है, आपको उसका ख्याल रखना है। लोगों को कहा जाता है एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते पीरियड्स में, जबकि आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होती है, बेहतर होती है। बहुत सारे मिथ्स इसके अराउंड हैं। ये भी मिथ है कि जी ये नहीं होना चाहिए। जैसे वादी कैलाश में देखा गया कि जब उनकी औरतों को ये मामला आता है मेंस्ट्रुएशन का, तो उन्होंने एक अलग प्रॉपर प्लेसेस बनाई है। वो अपनी वुमेन्स को खाना बनाने नहीं देते, चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते, वो उसको बुरा समझते हैं कि एक गंदगी है। तो जबकि औरत को उस टाइम अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप उनको किस तरह गाइड करेंगे? देखिए, ये हम एक हिंदू माशरे से मुसलमान हुए हैं, मगर हमारे जहन अभी भी हिंदुआना ही है। अनफॉर्चुनेटली, माजरत चाहती हूँ बहुत सारे सुनने वालों से। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारी अभी तक हिंदुआना है, दो कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं। वादी कैलाश में क्या, यहाँ पे बहुत सारे आम लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जी अब आपको पीरियड्स हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते। हालांकि आपको चाहे पीरियड्स हुए भी हों तो आप खाना पका सकते हैं। ये तो कुरान में बयान है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं सवाए नमाज और रोज़े के। इवन अल्लाह ताला का नाम भी लिया जा सकता है, आप जिक्र कर सकते हैं। तो जब कुरान बता दे कि ये चीज़ें हैं और बताने वालों ने ना बताया, कुरान ने बताया और बताने वालों ने ना बताया, और बताने वालों ने बताया कि ये हराम है, ये गलत है, ये इस तरह से, तो फिर ऑफ कोर्स इस तरह के मिथ्स बहुत कॉमनली नज़र आएंगे जो कि हमें सदियों तक हमारी नॉर्मेलिटी को और औरत के औरत होने को क्वेश्चन कर देंगे कि जी मतलब पीरियड्स हैं, एक नॉर्मल चीज़ है, औरत के जिस्म का एक सिस्टम है ये, जिसको कुदरत ने उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बनाया है। आप उसको नापाकी, यस वो नापाकी हालत होती है, इसमें कोई शक नहीं, उसमें आपको गुस्ल लेना फ़र्ज़ होता है, आपने लेना होता है गुस्ल, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ या ये बात नहीं आती कि जी आप इस चीज़ को टच नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, आप हस्बैंड के साथ उन दिनों में मतलब बात नहीं कर सकते, या उसके साथ बैठ नहीं सकते, या खाना नहीं पकाया जा सकता। नो, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट होती है। आप इसमें बिल्कुल उसी तरह के रूटीन के काम कर सकते हैं जैसे आप बाकी दिनों में कर रहे होते हैं। उसी तरह से अपने घर की जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ आप उठा सकते हैं। यस, नमाज और कुरान से मना है क्योंकि आप नापाकी की हालत में हैं, और उसमें ज़िक्र अल्लाह किसी भी वक्त हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि फ़ीमेल जो उनके प्राइवेट गारमेंट्स होते हैं डार्क कलर के ना पहने, स्पेसिफिक ब्लैक कलर, उससे कैंसर हो जाएगा या और बहुत सी डिजीज़ के साथ रिलेट की जाती है। ये भी क्या रियलिटी है कि मिथ है ये भी? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात में भी गारमेंट्स होते हैं औरतों के, उसके लिए ये बात किसी हद तक ठीक है, बिकॉज़ औरतें जो हैं हमारे यहाँ पे 24 आवर्स जो हैं अंडर गारमेंट्स पहन के रखती हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो प्राइवेट पार्ट, ख़ास तौर पे औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट। आदमियों के भी होते हैं मगर औरतों का ब्रेस्ट ख़ास तौर पे, जब आपने बहुत टाइट किस्म के ब्रास पहने हुए होते हैं तो आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। आप इसको चंद घंटों के लिए तो वेयर कर सकते हैं, मगर आपने कोशिश आप ये करें कि जब आप अपने घर आ जाएं, रात का वक्त हो, अपने कमरे में आप जाएं, तो आप अपने आप को रिलैक्स करें। आप हर इस तरह के हर चुंगल से अपने आप को आज़ाद करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज करे। यस, हम ब्रेस्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए औरतों को ऐसे मसाजेस सिखाते हैं जिनसे उनका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, कैंसर से उनको जो है प्रिवेंशन की तरफ हम लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स हम रोक तो नहीं सकते, मगर उसकी चांसेस को जो है कम करने में हेल्प करते हैं उनको।
और उसमें जो है और उससे उनका ब्लड फ्लो बेहतर होने के साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है ब्रेस्ट की वो भी इम्प्रूव होती है। जो वर्जिनिटी कहा जाता है एक औरत के लिए बहुत इशू क्रिएट कर दिया जाता है कि हार्मोन टूटना कि प्रूव है उसके वर्जिन होने का, तो इसके रिलेटेड आप किस तरह गाइड करेंगी? देखिए अब मैं खुद भी पॉडकास्ट इसके बारे में करती रहती हूँ और समटाइम्स मैं बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनको भी अपने पॉडकास्ट के ऊपर बुलाती हूँ ताकि सिर्फ मैं एक मेडिकल पर्सपेक्टिव ना दे सकूँ, हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो भी साथ साथ मिलते रहें। अभी रिसेंटली मैंने एक जो है मौलमा जो हैं वो काफ़ी फेमस जो है इस्लामी जमात से उनका जो है वो ताल्लुक़ है, काफ़ी मशहूर जमात है जो कि तालीम लोगों को इस्लाम की देती है, उनसे उनका ताल्लुक़ है। उनसे मेरा एग्जैक्टली यही सवाल था कि क्या हमें रिलीजन में इसकी कोई जो है वो कोई इस तरह की है कि मतलब औरत का जो है वो ब्लीड कर देना जो है उसके वर्जिनिटी को प्रूफ करता है। तो उन्होंने भी और उससे पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में एक और मौलाना साहब को बुलाया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिम्मत की, क्योंकि ये वो बातें जिसके ऊपर लोग हिम्मत ही नहीं करते बात करने की। उन्होंने भी ये बात बताया और मैं ख़ुद भी इस बात को थोड़ा बहुत जितना मैं समझती हूँ कि इसका मेडिकल साइंस से और इसका जो है रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वर्जिनिटी का ब्लड के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। बेसिकली वर्जिनिटी ये है कि आप जिस इंसान के साथ हैं आप उसके बारे में सोचें, उसके साथ लॉयल रहें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। बहुत सारे घर हमने टूटते हुए देखे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं इस बात के ऊपर कि जी कोई खातून जो है वो ब्लीड नहीं की रही, इसका मतलब ये है कि वो वर्जिन नहीं है। ऐसा कोई हकीकत ना मेडिकल साइंस में होती है ना ही। यस, औरतें ब्लीड ज़रूर करती हैं, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, औरतें ज़रूर ब्लीड करती हैं और वो इस वजह से ब्लीड करती हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। उनकी जो बोन होती है, हिप बोन जिसको हम कहते हैं, पेल्विक फ्लोर जो होता है समटाइम्स टाइट होता है बहुत ज़्यादा। समटाइम्स वो शादी के दिनों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं कि वो मतलब वो स्ट्रेस की वजह से उनको पीरियड्स हो जाते हैं समटाइम्स, यानी उनका साइकिल ही चेंज हो जाता है। उस स्ट्रेस की वजह से वो ब्लीड कर सकती हैं। फीमेल्स को जो है वो यूजुअली क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती स्ट्रेस की वजह से और समटाइम्स अपने शौहर के साथ उनका ताल्लुक़ भी उतना डेवलप नहीं हुआ होता। फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आप कितना को एक दूसरे को बड़ी अच्छी बात होती है, बड़े आदमी जो बड़े कंफर्टेबल करते हैं अपनी वाइफ्स को, तो वो अनकम्फर्टेबिलिटी जो होती है, प्रिपरेशन ना होना, बॉडी में प्रॉपर लुब्रिकेशन का ना होना, ड्राइनेस का होना, जो ये सारी चीज़ें जो ब्लड की तरफ जो है वो इंडिकेट करती हैं और औरतें ब्लीड करती हैं। बहुत बड़ा एक नंबर है औरतों का, आप कह लें कि मोर देन 60% औरतें जो ब्लीड नहीं करती। तो फिर सोशल मीडिया पे जो ट्रीटमेंट आ रहे हैं कि आप री-वर्जिन हो सकते हैं, उसके एड्स भी चल रहे होते हैं कि आप अपनी वर्जिनिटी वापस ले सकते हैं, वो क्या चीज़ है? झूठ है सर। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमियों के दिमाग में ये चीज़ फंसी हुई है ना बेसिकली कि जी वर्जिनिटी जो है वो ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो फिर ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस ने हर चीज़ का एक तोड़ तो निकालना है ना, जैसे और बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस जो हैं वो निकले हुए हैं, तो उसके हिसाब से वेजिनल टाइटनिंग वगैरह जो या जो है वो जिस तरह से औरतें अक्सर बच्चों के बाद उनके बारे में ये भी मिथ्स आते हैं कि जी शायद औरत जो है वो उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो लूज़ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। औरत का जो प्राइवेट पार्ट है अल्लाह ताला ने उसको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद दोबारा अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाता है। यस, फिर आपने क्योंकि अपनी हेल्थ को अब अगर आपने वो तो अपनी जगह पे वापस आ गया, मगर आपने अपना वेट अगर इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी वापस नहीं आई। आप अगर चाहते हैं कि वो बिल्कुल पहले जैसी हो, यू नीड टू वर्क आउट। जैसे मेल्स में इरेक्शन के प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है, बहुत आ रहे हैं और मार्केट में इसकी टैबलेट्स भी आ रही हैं और स्प्रेज भी आ रहे हैं, तो ये क्यों इतना प्रॉब्लम मेंस में आ रहा है ज़्यादा इरेक्शन का? इरेक्शन का प्रॉब्लम जो जितने भी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों में और मर्दों में, उनमें से मोर देन 80% में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 20% में मैं एक बड़ा नंबर बता रही हूँ, इससे भी कम लोगों को जो है वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका मतलब हम कहेंगे कि उनको मेडिकल इश्यूज़ हो गए हैं और उनके प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। 80% लोगों को आप कह सकते हैं कि जी साइकोलॉजिकल और साइकोजेनिक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। इरेक्शन भी साइकोजेनिक हो सकती है, टाइमिंग का इशू भी साइकोजेनिक हो सकता है, डिज़ायर में कमी, पेन का होना, प्रोलॉन्ग्ड ऑर्गेज़म होना, आपका ऑर्गेज़म का ना होना, ये सारी चीज़ें साइकोजेनिकली जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। इरेक्शन वगैरह के प्रॉब्लम्स इसलिए हमारे यहाँ पे आते हैं कि लोगों के लिए एक्चुअली आदमियों के लिए उनकी सेक्सुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट तो बहुत है
और वो उसके लिए परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इधर उधर से ख़बरें भी बहुत सुनते हैं और उनको यकीन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर दे डोंट डू एनीथिंग फॉर देयर सेक्शुअल हेल्थ। औरतें अपने चेहरों का कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं, हर वक्त कोई ना कोई उपटन लगा लिया, कुछ कर रही होती है ना, बिकॉज इट मैटर्स देम। आदमियों को आप देखेंगे परेशान ज़रूर होंगे, बट दे डोंट फोकस देयर सेक्सुअल हेल्थ, अपने स्ट्रेस को कम नहीं करते, अपनी सेक्सुअल हेल्थ में कोई ऐसी चीज़ नहीं शामिल करेंगे जो उनके बॉडी सिस्टम को रेगुलेट कर जाए, जो उनके ऑर्गन की हेल्थ को, ब्लड फ्लो को बेहतर करे। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं वो कर रहे होते, यानी उनकी सेक्सुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट बहुत होती है मगर निगलेक्टेड बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से, और फिर डाइट इस तरह की है, लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली बहुत यंग लड़कों में भी मैं देखती हूँ कि इवन इरेक्शन के और टाइमिंग के इश्यूज जो हैं वो आते हैं। देन हमारे यहाँ पे क्योंकि डर बहुत ज़्यादा इसके अराउंड है, बहुत ज़्यादा डर है, वो डर एक्चुअली रूट है आपके इरेक्शन के प्रॉब्लम की, आपके जो है टाइमिंग के प्रॉब्लम की, डिज़ायर के ना होने की। वो डर जो है आप उसको कह सकते हैं रूट कॉज है, जो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस कॉज करता है। वो स्ट्रेस आपको टेस्टोस्टेरोन को हिट करता है, फिर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो इफेक्ट हो जाती है। और समटाइम्स आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ठीक होता है मगर आपका फियर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी इरेक्शन कम हो जाती है। समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रही है इंटरनली, मगर साइकोलॉजिकली आप जो है वो इतने ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट में है कि जहाँ पे आपको इरेक्शन एक्वायर ही नहीं हो पा रही और ना ही आपकी टाइमिंग जो है बहुत बेहतर होती है। सो साइकोलॉजिकल इट्स मोर। जब कपल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट दोनों की किस टाइम, फीमेल बहुत देर बाद उसका ऑर्गेज़म डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम जो मेल है वो तो कहते हैं कि अपना परफॉर्म कर लिया, उसका टाइम फीमेल के निस्बत कम होता है, तो उस टाइम जो फीमेल की इमोशनल हालत होती है उसमें आप किस तरह गाइड करती हैं? देखें, ये भी देन अगेन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा एजुकेट होती है, जहाँ पे पार्टनर की हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आपने पार्टनर सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। देनों के उन्होंने अपनी वाइफ्स को किस तरह से जो है वो केटर करना है, उन्होंने किस तरह से उनके साथ चलना है, किस तरह से उनकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है। हमारे यहाँ पे क्योंकि हम बात ही नहीं करते तो हम नहीं जानते कि औरतों को बेसिकली चाहिए क्या होता है, वो कैसे कनेक्ट करती हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं उनकी बॉडी में जो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो आदमियों को बेसिकली पता ही नहीं है कि हाँ, वो अपने माइंड से चलते हैं कि हमें ये चाहिए और हमने ऐसे करना है, शायद औरतों को भी ये अच्छा लग रहा है। तो जब वो अपने माइंड से चल रहे होते हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और फिर दे डोंट मैच। यूजुअली औरतों में जो एवर्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके आदमी जो हैं वो उनके हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते या उस लेवल पे नहीं कर पा रहे होते कि जो इनको चाहिए। येस, सेक्सुअलिटी एक नेचुरल हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक नीड है, हमारी सेक्स हमारा नीड है, एक बेसिक नीड्स में से एक अहम नीड है। आपको इसके बारे में सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के बारे में सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और आपको ये सीखना चाहिए कि आपके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर दैट मैटर दे कैन कम टू अस, दे कम टू अस, आते भी हैं हमारे पास, आ भी सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। हम दोनों पार्टनर्स की आपस में चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी थेरेपीज हमारे पास इस तरह की होती हैं जहाँ पे हम लोगों के डेड रिलेशनशिप्स को, बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हुआ है, वी रिकनेक्ट दैम। अब जैसे पॉर्न एडिक्शन भी चल रही है, और तो इससे क्या मास्टरबेशन भी एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो इससे क्या सेक्स लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट आता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। मैस्टरबेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ, मैस्टरबेशन इज सिंस एवर इज़ देयर, हमेशा से ही है। लेकिन क्योंकि अब हम इस पे बात करते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा सुनने को मिल जाता है। ये पोर्नोग्राफी जो है, मैं ये समझती हूँ इट इज़ रियली मतलब ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, ब्रेन के साथ आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आप जो है वो जो आप पोर्नोग्राफी में देखते हैं आप उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक केस बताया कि शेखुपुरा में जो एक केस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जिसमें आदमी ने अपने बहनोई को और फ्रेंड्स को बुला के माँ और बहन के सामने अपनी बीवी को रेप किया है। दैट वाज इंटायरली एक ऐसा सीन है जो कि अक्सर लोग पॉर्न्स में देखते हैं, वो बिल्कुल वैसा सीन है जो कि मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन वो सीन बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि अच्छा हम इस तरह की पॉर्न्स देखते हैं, हम इस तरह की पॉर्न्स देखते हैं।
तो वो एक्चुअली जब आप किसी भी खास किस्म की पॉन्स देखते हैं तो आपका बिहेवियर और माइंड उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर आपको वो चीज़, क्योंकि आपने एक कंडीशनिंग कर ली है, आपने एक एसोसिएशन क्रिएट कर ली अपने माइंड में, फिर उससे नीचे चीज़ आपको कोई भी जो है वो मज़ा नहीं देती, आपको अच्छी नहीं लगती और आप इसके लिए रेडी भी नहीं होते। मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका पॉन्स का बहुत ज़्यादा देखना जो है वो है। एंड देन ऑफ कोर्स एक्सेसिव मैस्टरबेशन जो है वो भी आपके पार्टनर की सेक्सुअल कनेक्शन को ख़राब कर देती है। जैसे फीमेल में एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी एक चल रहा है, तो ये करवाना ठीक है और कौन सी फीमेल्स ये करवा सकती है और किस एज में? जिन फैमिलीज़ में जो है वो अर्ली मेनोपॉज जो है वो कंडीशन होती है, वहाँ पे एग फ्रीजिंग बड़ी फेवरेबल होती है और लड़कियों को करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है कि हमारी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, हमारी फैमिली में चीज़ें किस तरह से जो हैं वो हो रही होती हैं। तो वो आप एग फ्रीज उसके ऊपर जो है वो करवा सकते हो अपना। ख़ास तौर पे जिनका अर्ली मेनोपॉज है। जो लड़कियां शादी के लिए लेट हो जाती हैं, मतलब जैसे 30s उन्होंने अपना क्रॉस कर लिया और अभी तक शादी नहीं हुई, दे कैन डू दिस के एग फ्रीजिंग जो है वो अपनी करवा लें। उसका फ़ायदा उनको ये हो जाता है कि जब वो मतलब करेंगी, जब कभी उनकी शादी हो जाएगी और इवन उनका अगर मेनोपॉज भी अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो कंसीव कर सकती हैं। अगर उन्होंने एग फ्रीज करवाया हुआ तो वो कंसेप्शन जो है उनकी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ जो है। ये आपने मेनोपॉज की बात की है, मेनोपॉज क्या चीज़ है? मेनोपॉज एक नॉर्मल स्टेट है, जैसे पीरियड्स का होना औरतों में एक नॉर्मल स्टेट है और हर औरत इसमें से गुजरती है। मेनोपॉज एक दूसरी स्टेट है जिसमें से हर औरत जो है वो गुजरती है और इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, मगर ये औरत की ज़िंदगी की बहुत अहम स्टेज होती है, जो कि यूजुअली 45 या 40 की एज में आमतौर पे औरतें इसको एक्सपीरियंस, उसके अर्ली चेंजेस में जो मेनोपॉजल चेंजेस होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें औरतों का मे बी मूड ख़राब हो रहा है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, दांतों में दर्द है, थकावट ज़्यादा फील होना शुरू हो गई, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आना शुरू हो गया, हॉट फ्लैशेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं, सेक्सुअल जो है वो या डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या वो कम हो गई हुई है बहुत ज़्यादा। सो ये प्री मेनोपॉजल चेंजेस जो हैं वो हर औरत जो है आफ्टर सर्टन एज जो वो एक्सपीरियंस करती है और इस एज के ऊपर जाके यूजुअली ऑफ कोर्स जिसको हम कहते हैं कि औरतों की बॉडी में एक क्लॉक टिक कर रहा होता है, वो एक्चुअली मेनोपॉजल ही है, क्योंकि जब आप मेनोपॉजल स्टेज के ऊपर चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंसीव नेचुरली, उस तरह से कंसीव नहीं कर पाते। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको एग फ्रीज करवा लेना चाहिए जिनका अर्ली जो है वो हो जाता है। जैसे मार्केट में प्रोटेक्शंस भी यूज़ कर, फ्लेवर प्रोटेक्शन, ये यूज़ करना सेफ़ है? उसके क्या डैमेजेस आते हैं बाद में? नॉर्मली ये सेफ़ ही होती हैं, इसमें कोई डैमेजेस जो हैं वो नहीं होते, बट ऑफ कोर्स वो लोग जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सिंथेटिक चीज़ों के ऊपर कम से कम जो है वो जाएं, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर उनके लिए हो सकता है। येस, उसमें ख़ास तौर पे जो है वो यूजुअली लोगों को लगता है कि सलाइवा का यूज़ जो होता है, यानी जो हमारा सलाइवा है, थूक जो है, उसका इस्तेमाल लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ऐसा है, मगर सलाइवा का इस्तेमाल जो है वो स्पर्मिसाइड कर देता है, मतलब आदमियों के स्पर्म्स को किल करता है। थूक का इस्तेमाल आदमियों के स्पर्म्स को किल करता है। सो वो लोग जो कि कंसीव करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। जैसे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो मेल की ज़्यादा तादाद है कि फीमेल की? दोनों ही आते हैं। देयर वाज अ टाइम जब फीमेल्स बिल्कुल नहीं आती थी। जब मैंने अभी क्लिनिक शुरू किया था तो आई रिमेंबर आई हैड माय फर्स्ट फीमेल क्लाइंट आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद वो खातून आई थी, तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मतलब ये क्या है ना कि क्या औरतों को प्रॉब्लम्स नहीं होते या उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, वाई दे आर नॉट कमिंग, वाई दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग, क्या बात है? क्योंकि हमने पढ़ा भी है, रिसर्च से भी यही साबित होता है और हम देखते भी हैं दुनिया में हर कंट्री में जो है फीमेल्स अपनी सेक्शुअल हेल्थ के बारे में, अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में दे आर वेरी कंसर्न्ड और उसके ऊपर वो काम करती हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करती हैं। मगर पाकिस्तान में क्योंकि सेक्शुअल हेल्थ ही नहीं है, इसको हेल्थ कंसिडर ही नहीं किया जाता, चाहे आदमी हो या औरत हो। इम्पॉर्टेंट ज़रूर समझते हैं मगर इसके ऊपर जो है वो नहीं करते। अब ऐसा ज़रूर है ओवर द ईयर्स जब औरतों को पता चला कि दे कैन टॉक टू मी या मैं उनके मसलों के ऊपर बात करती हूँ, तो कई दफ़ा आदमी अपनी ख़वातीन को ख़ुद लेके आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई दफ़ा ख़वातीन ख़ुद कांटेक्ट करती हैं कि जी वो अपना ताल्लुक़ अपने शोहर के साथ अच्छा करना चाहती हैं, तो उसमें हम उनको हेल्प करें। वी डू हेल्प देम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम औरतों की जो एक्चुअली सेक्शुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी चीज़ों को कर रहे होते हैं। जैसे आपने एक बात की सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़, तो सबसे ज़्यादा कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आजकल के कपल्स को? कपल्स में 2 एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे।
फीमेल्स जो हैं, चाहे वो जेंसीज हैं, चाहे वो हमारी पुरानी जो हमारे ज़माने की औरतें हैं, हम लोग जो हैं मिलेनियंस, हमारा मसला ये है कि हम समझते ये हैं कि सेक्स इज़ जस्ट औरतों का मसला, कि सेक्स इज़ फॉर मैन। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि सेक्स इज़ जस्ट फॉर मैन, उसी ने ही करना, उसी की ज़रूरत है, उसकी वजह से औरतें जो हैं वो सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करने में, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ता है। और मुश्किलात का सामना करते हुए उनको जो है उनका पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप भी उतना अच्छा जो है वो नहीं बन पाता। जैसे न्यूली वेड कपल्स होते हैं, तो पर आफ्टर परफॉर्मिंग सेक्स वो अपनी हाइजीन का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये होता है कि लोगों को लगता ये है कि आफ्टर परफॉर्मिंग उनको फ़ौरन जो है वो अपने पार्टनर को छोड़ के जो है वो भाग जाना चाहिए। साइकोलॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आमतौर पे जब व्हेन यू आर डन, मतलब आपका एक वो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, तो आपके पार्टनर को, ख़ास तौर पे औरतों को इस वक्त आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे वांट के जी वो उनसे बातचीत करें, उस सारी एक्टिविटी को डिस्कस करें, अपना लव एंड केयर थोड़ा सा शो करें। लेकिन आदमी क्योंकि एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ होते हैं, तो फ़ौरन दे रन टू द वॉशरूम, तो वो उनका वहीं, या वो सो जाते हैं फ़ौरन। तो वो एक चीज़ जो है वो एक ख़राब चीज़ है। येस, दे नीड टू वॉश अप देमसेल्व्स, अपने आप को वॉश करें आफ्टर फ्यू मिनट्स, 15-20 मिनट के बाद दे शुड, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी सी स्लो डाउन जो है वो हो जाए, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए, वॉशअप अपने आप को कीजिए। अक्सर हमारे यहाँ पे औरतों को जो है मसले ये होते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स और बॉडी से जो है वो अक्सर एक बैड ऑर्डर जो है वो होती है, जो अक्सर आदमियों के लिए पुट ऑफ करती है उनको। यस, उसके लिए चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को जो है वो कोशिश करें कि इस्तेमाल करें। हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करें, उनके साथ किस तरह कनेक्ट हों, खास तौर पे सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड? मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स को खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है, फिर वो अपने बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आप खुद ही किसी चीज़ के बारे में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं बात करने में, तो आप अपने बच्चे के साथ कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप एक सीरियस बात कर रहे हो और आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आई हुई हो। आप अपने बच्चे को कुछ बता रहे हो और आपको खुद ही लफ्ज़ नामुनासिब मिल रहे हो कि मैं इसको कैसे मुनासिब तरीके से समझाऊँ। तो आप पहले खुद सीखिए, फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको टैबू से हटके भी देखना चाहिए। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त।